नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। गालिब का एक शेर है कि हैं दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और हम दरअसल गालिब की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल हर समय में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी पैदा होता है अलग अलग क्षेत्र में, जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। रतन टाटा जो कि 1937 को पैदा होते हैं 28 दिसंबर को, और 9 अक्टूबर 2024 को उनका बंबई में निधन होता है। आज रतन टाटा के निधन पर काफी पूरी दुनिया में लोग दुखी हैं और रतन टाटा की बहुत सारी बात कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि रतन टाटा के बारे में लगातार बहुत सारी स्टोरियां आ रही है। ऐसा क्या है? उद्योगपति जो होते हैं उनको बहुत लोग शोषक समझते हैं, उनको ये समझते हैं कि वो संवेदनहीन नहीं है। उनका एक ही ध्येय होता है, सिर्फ पैसा कमाना। अपनी पूंजी को कैसे भी, चाहे सरकार की गलबैया से हो, चाहे गलत तरीके से हो, उसको बढ़ाना और अपने जो उसके साथ काम करते हैं उनका किस तरह से हित मार सके, उनका शोषण कर सके, ये सब अधिकांश उद्योगपति करते हैं। चाहे वो छोटा उद्योगपति हो, बड़ा उद्योगपति हो, शहर का उद्योगपति हो, कस्बे का सेठ बनिया हो, अक्सर हम ये देखते हैं कि उसके प्रति उसमें जो है एक संवेदना का अभाव होता है। पर आज हम रतन टाटा की बात कर रहे हैं, जो कि ये ऐसे उद्योगपति हैं जिनके बारे में आज बहुत सारी कहानियां कही जा रही हैं, क्योंकि उनके उनके भीतर एक संवेदनशील मनुष्य था। जब कोरोना हुआ तो बहुत सारे उद्योग समूह ने अपने यहाँ से लोगों की छटनी की, उनकी तनख्वाह काटी। पर 2.5 लाख लोगों के समूह को चलाने वाले रतन टाटा ने अपने यहाँ से किसी की छटनी नहीं की, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, किसी की तनख्वाह नहीं काटी। जब उनके होटल टाटा समूह पे जब हमला हुआ, जब पाकिस्तान से आतंकी संगठनों के लोगों ने जब उन पे हमला किया और 80 लोग जो उसमें मारे गए, उन लोगों के परिवार को जाकर उन्होंने मदद की। अपने किसी एक एम्प्लॉय को जो पूना में बीमार था उसको देखने गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो उन्होंने एक बड़े उद्योगपति, एक पूरे देश के सबसे बड़े उद्योगपति होते हुए की। उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने समय में कही। उनको लगता था कि पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, पर उससे उनको सुख नहीं मिला। फिर उनको लगा कि चीजें इकट्ठी करना जो है वो बहुत बड़ी चीज है, उससे उनको सुख नहीं मिला। फिर उनको लगा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे मेरा नाम हो स्टील के क्षेत्र में, पर उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अपने एक दोस्त के माध्यम से जब वो ऐसे बच्चों के जो विकलांग थे, 200 बच्चे, उनको ट्राईसाइकिल देने पहुंचे, और जो उन्होंने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी और जिस तरह से बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया और जिस तरह से बातचीत की, उनको लगा कि जीवन में इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता, और वो उससे बहुत अभिभूत हुए। हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे तो हमने पूरी अपनी यात्रा अलग अलग तरीके से चालू की, बैलगाड़ी से लेके चक्के तक की यात्रा है। पर हिंदुस्तान में जब कारें आई, अंग्रेज लोग कार आए, तो हिंदुस्तानी कार बनाने का यदि किसी को पहला क्रेडिट जाता है तो वो रतन टाटा को जाता है, जिन्होंने अपनी एक देशज कार बनाई, टाटा इंडिगो। और वो थोड़ी सफल भी नहीं हुई। उसको वो जो है, उनको लगा कि इसमें घाटा हो रहा है, वो उसको बेचने के लिए भी उन्होंने पहल की। आके उन्होंने अपने टीम के साथ और मेहनत की, और 10 साल बाद ये हुआ कि फोर्ड कंपनी जो कभी बहुत फायदे में थी, वो घाटे में आई, और उसको अपनी जगुआर जैसी जो कार थी और एक दूसरी कार, उनको जो है वो बेचनी पड़ी। लैंड रोवर जैसी जो उनकी कार थी वो टाटा ने टेक ओवर की, और फोर्ड जो थे वो कहीं ना कहीं टाटा के सामने आए। तो टाटा ने उस समय तो जवाब नहीं दिया, पर 10 साल बाद टाटा ने ये जवाब दिया अपने काम के जरिए। तो जो हम आज रतन टाटा की बात कर रहे हैं, जिनको पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, और उससे ज्यादा लोगों ने उनके लिए भी मांग की थी कि उनको भारत रत्न भी दिया जाए, पर उन्होंने लोगों से विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, मैं आपके बीच में काम करता हूँ। वे पूरे उद्योग समूह में ऐसे व्यक्ति थे, जब भी देश पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता था तो वो साथ में खड़े दिखाई देते थे। तो ऐसे रतन टाटा के जाने से पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ऐसे उद्योगपति, एक उद्योग समूह के मालिक को लोग याद कर रहे हैं, जो बहुत मानवीय हैं, जो बहुत संवेदनशील हैं, जो अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम रतन टाटा के बारे में आज आपसे बात करके साझा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी
मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक, और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। ही इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। देखिए, मैं यहाँ आया था अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। आई वॉज हियर टू पे माई रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल। देयर आर टू थिंग्स विच स्टैंड आउट about Sri Ratan Tata. The first is that he was a true visionary, a great visionary. The second thing was that he was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. Thank you. Thank you. रतन टाटा जो हैं वो भारत की जो सबसे बड़ा उद्योग समूह टाटा समूह, उसमें 91 से लेकर 2012 तक वो उसके अध्यक्ष रहे। इसके अलावा उन्होंने 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत विस्तार किया, कई महत्वपूर्ण चीजों का अधिग्रहण किया। 2000 में वो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उन्हें पद्म भूषण उन्होंने प्राप्त किया। उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण भी मिला। ये तमाम जो है वो उनके उम्र का एक उनपे दबाव था ये। और जब वो बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मैं रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुआ हूं और मैं जल्दी ही आपके बीच आऊंगा। उनके भीतर एक जीने की अद्भुत लालसा थी और मृत्यु पे किसी का बस नहीं है, इसलिए उनकी एक उम्र की वजह से जो है जो बीमारी आती है उनसे उनका निधन हुआ। रतन टाटा जो है नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा जो है जमशेद जी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने जो है कार्मेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर की स्नातक पढ़ाई भी की थी। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। तो लगातार वो अपने लोगों के बीच में काम करते हैं। 1991 में JRD टाटा में के जो सेवानिवृत्त होने के बाद वे टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष बने और उन्होंने फिर टाटा समूह में जो है अलग अलग टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस का भी अधिग्रहण किया और उन्होंने अपने समूह को जो है पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी। टाटा एक उद्योगपति के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। टाटा एक निवेशक भी थे। उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, जिसमें अधिकांश
व्यक्तिगत क्षमता है और कुछ अपनी निवेश कंपनी के माध्यम से उन्होंने ये काम किया। उद्योगपति रतन टाटा के नहीं रहने से, जैसा मैंने कहा कि आज जो है पूरे सोशल मीडिया पर उनकी सामाजिक दृष्टि की, देश में उनका एक देखने का नजरिया क्या था, कर्मचारियों के प्रति उनकी सोच क्या थी, उनका लोगों के साथ किस तरह का लगाव था, किस तरह वो आत्मीय होते थे, इसके बारे में लोग लगातार बात कर रहे हैं। और लोग देखते हैं कि रतन टाटा लोगों को यदि कहीं मिलते हैं तो लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचाई और उनके साथ जो भी बातचीत हुई वो उसको उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने रतन टाटा की जो उनके साथ बातचीत हुई है उसको आज उन्होंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर साझा किया है। और वो लगातार जो है वो रतन टाटा को लोग उनके कामकाज और उनके मानवीयता के कारण आज याद कर रहे हैं। अगर वो जिससे भी मिलते थे उससे वो कहीं ना कहीं, चूंकि उनकी वो अंग्रेजी में ज्यादा बातचीत करते थे, तो वो अपनी बातचीत में लोगों को ये जरूर कहते थे कि आप जो है अच्छे से काम करिए। और एक घटना है जिसमें रतन टाटा ने एक साझा की थी कि अमेरिका में जब एक अश्वेत महिला जो है गांधी जी की प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए अपने बेटे से कह रही थी कि इन्हें प्रणाम करते रहो, ये हमारे गुरु मार्टिन लूथर किंग के भी गुरु हैं, तो ये उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे देश के एक महात्मा के बारे में लोग किस तरह से बात करते हैं। प्रिंस चार्ल्स ने जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड घोषित किया तो उसे लेने वे लंदन नहीं गए और अपने सेक्रेटरी सुहेल सेठ को जब उन्होंने लंदन भेजा और बताया कि वो क्यों नहीं गए, तो मालूम पड़ा कि उनके जो कुत्ते हैं वो बीमार हैं, इसलिए वो नहीं जा पा रहे। तो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, साथ काम करने वाले लोग हों, सबके प्रति जो है उनके मन में एक अलग तरह का प्रेम था और वो लोगों के साथ जिस तरह गर्मजोशी से मिलते थे और उनको अपने पे भरोसा था। वो हर चीज जब भी नवाचार करते थे, नैनो कार लाके जिस तरह का उन्होंने लखटकिया कार लाई और हिंदुस्तान के निम्न मध्य वर्ग को उन्होंने जिस तरह से प्रभावित किया, और बाद में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो उनकी देखा देखी उनको फिर सस्ते कार लानी पड़ी। और आज हम देखते हैं कि हमारे देश में इतनी गाड़ियां हैं कि हर घर में हमको गाड़ियां दिखती हैं। तो ये गाड़ियां यदि दिख रही हैं तो इसके पीछे यदि किसी व्यक्ति को क्रेडिट जाता है तो वो रतन टाटा है। रतन टाटा जो हैं वो जब मैंने जैसा कहा कि आज बहुत सारे उद्योगपति अपने स्वार्थ में लगे हैं, अपने धन को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने में लगे हैं और कहीं पर भी किसी को भी चूना लगाने में, सरकार से किसी भी लाभ लेने में, गलबैया करने में जब वो पीछे नहीं है, ऐसे समय रतन टाटा जो हैं वो यदि पूरे देश में एक ईमानदार किस्म के उद्योगपति के तरह काम करते हैं और अपनी कंपनी को जो है वो आगे ले जाते हैं, वो बहुत सुलझे हुए और समर्पित किस्म के इंसान थे। टाटा समूह ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को संवारा है, तो निश्चित रूप से आज ये अवसर है कि हम उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। वरना तो हमारे आसपास बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे सेठ साहूकार मरते हैं पर हम उनके बारे में बात नहीं करते। दरअसल उसी व्यक्ति के बारे में बात होती है जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए कुछ करता है या वो लोगों का प्रेरणा स्रोत बनता है, तो फिर उसको लोग अपनी ओर से, भले ही वो रतन टाटा से ना मिले हों, पर वो उन्हें कई लोग अपने पिता तुल्य समझते थे, कई लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक समझते थे, कई लोगों के लिए वो आइकॉन थे। तो ऐसे रतन टाटा के कुछ झलक हम लोग देखते हैं। कुछ मॉडल भी थे लोगों के लिए, जिनके होने नहीं होने की जब बात हम करते हैं तो उससे लोगों को फर्क पड़ता है। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के लिए वो एक ऐसे द्रोणाचार्य हैं जिनकी अमिट छाप जो है लोगों के दिमाग में अंकित रहेगी। भलाई उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा नहीं ली, उनसे वो नहीं मिले, पर उनसे उनको एक नई ऊर्जा मिली है और देश को जो है उन्होंने एक नाम दिया है। हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशों में बहुत सारे उद्योगपति अलग अलग क्षेत्र में अपनी धनराशि देते हैं ताकि देश तरक्की करे। उसी तरह की मिसाल में यदि हम बात करें तो रतन टाटा हैं, अजीम प्रेम जी हैं, ऐसे कुछ उद्योगपति हैं जिनकी बात हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पे गहरा शोक जताते हुए प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में श्री रतन टाटा के साथ हुई अनेकों मुलाकात की यादें ताजा है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब हम अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनकी विचारधारा हमेशा गहन और समृद्ध होती थी। ये संवाद दिल्ली आने के बाद भी जारी रहा। उनके
निधन पे अत्यंत दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है, यह ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। दरअसल रतन टाटा और उनके भाई दोनों ने विवाह नहीं किया, तो अब टाटा जो एम्पायर है वो निश्चित रूप से उनके सौतेले भाई हैं, उनके साथ साझा होगा या बाकी कंपनी के लोग उसको चलाएंगे। पर इतनी बड़ी विरासत रतन टाटा ने जो है पूरे अपने समूह के लिए छोड़ी है, और कहीं ना कहीं उनने अपनी माता पिता के साथ साथ उनकी दादी जो है नवाज भाई टाटा ने जो है उनका पालन पोषण किया था। उनके गहरे संस्कार उन पर थे, और यही हम देखते हैं कि वो एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि रतन टाटा विवाह नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अमेरिकन स्त्री से भी प्रेम किया और अभी प्रेम किया, पर उनका प्रेम उस तरह से फलीभूत नहीं हुआ कि वो उसको विवाह में तब्दील करते, पर इसका उन्हें कतई कोई मलाल नहीं था। और उन्होंने निश्चित रूप से जो है जिस तरह का काम किया है वो काम उन्हें जो है हमेशा देश में एक अच्छे उद्योगपति, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उनको लोग याद करेंगे। नमस्कार।